नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि भ्रष्टाचार के इल्जाम में न्यायालय के तहत जमानत पाए कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आज ईडी का नोटिस मिला है। ईडी की नोटिस उनके भ्रष्टाचार को छुपाने, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे राष्ट्रद्रोह कृत्यों के लिए मिला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सारे खास लोग जब से ये नोटिस आई है तब से ये साबित करने में लगे हुए हैं कि मोदी विरोधियों को मोदी परेशान कर रहे हैं। ये कोई नहीं कह रहा है कि जो नोटिस में तथ्य है वो सत्य है कि नहीं, लेकिन चूंकि इस देश में भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा रहा ही नहीं। भ्रष्टाचारी सीना चौड़ा करके कहता है कि मैं भ्रष्टाचारी हूं लेकिन मैं तुम्हारे जात का भी तो हूं, मैं भ्रष्टाचारी हूं लेकिन मैं तुम्हारे धर्म का भी तो हूं। तो वह जात वाला धर्म वाला कहता है कि अपना है, चाहे वो कमीना हो, निकम्मा हो, बेईमान हो, चोर हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भ्रष्टाचार का कहीं कोई सुनवाई नहीं है तो मैं भ्रष्टाचार पर बोल करके अपना समय क्यों खराब करूं? आप सुनेंगे तो नहीं। इसीलिए मैं सोनिया जी और राहुल जी को मिले ईडी के नोटिस को और बहुत विवरण नहीं दूंगा। हालांकि इस पर 2-4-10 दिन तक बोलने का मटेरियल है, क्योंकि मामला भी बहुत बड़ा है, बड़ा संगीन है और आपराधिक है। लेकिन ना तो राजनीति में अब अपराध कोई मुद्दा है, ना भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है, करप्शन और कुकर्म भी कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि बलात्कारी संसद में चला जा रहा है, आतंकी संसद में चला जा रहा है। तो फिर ये सब छोटी बात है। बात अरविंद केजरीवाल का जैन के लिए पक्ष पर भी है। दिल्ली का जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर जैन, उसको जिस तरह से अरविंद केजरीवाल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल उन्हीं सब तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो इसके पहले वालों पर कर रहे थे। डॉक्टर जैन को जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मैं उसको अभी बाद में कहूंगा कि वो ताजा है, टीवी पर विज्ञापन की तरफ से आ रहा है, आपने देखा होगा। चूंकि हमारी यादाश्त बहुत कमजोर है, हमें बादाम खाने का नहीं मिलता, इसीलिए मैं कुछ पुरानी बातें आपको याद करा देता हूं। जितेंद्र जैन का एक विधायक होता था, जितेंद्र तंवर, उसको दिल्ली का कानून मंत्री बनाया था केजरीवाल ने। और बनाए भी क्यों नहीं, क्योंकि कानून से छेड़छाड़, कानून से खिलवाड़ और कानून का मखौल उड़ाने का जितना ज्यादा उसका अनुभव था उतना किसी के पास नहीं था। अनुभव को देखते हुए केजरीवाल ने काम दिया था उसे। उस जितेंद्र तंवर का अपना गुरु राजेश के असल में क्या था कि वो तंवर एक विधायक जी का चेला हुआ करता था। उनका PAOSD ड्राइवर, चपरासी, खलासी उनका खासम खास हुआ करता था। तो गुरु को अपने चेले की सारी गतिविधियों का ज्ञान था। राजनीति में मौका आया कि चेले ने गुरुजी को पटकनी दे दी। चेले से मात खाए गुरुजी जख्मी नागिन की तरह से परेशान थे। उन्होंने अपने चेले के कुकर्मों को सार्वजनिक उजागर किया, महावीर सिंह महिला जी को पढ़ा, और वो कहे कि इसकी जो वकालत की डिग्री है वो फर्जी है। उसका उन्होंने बाकायदे पुख्ता प्रमाण दिया और उसी कोर्ट में केस डाला जिस कोर्ट में वो प्रैक्टिस करता था, फर्जी डिग्री लेकर के। अब मामला चूंकि दिल्ली सरकार के मंत्री का था तो ये हाई प्रोफाइल हो गया, नहीं तो कड़कड़ुमा और छोले दिल्ली में बहुत सारे वकील फर्जी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2-4-5 साल तक वो किसी वकील का मोहरिल के रूप में काम किया और उसके बाद अदालतों में खड़ा होने लगे। वकील साहब के साथ जाते जाते लोगों को पता चला कि भाई ये भी वकीले हैं। बहुत लोगों को ज्ञान ही नहीं हुआ कि वकील नहीं फर्जी वकील। खैर, वो मामला अलग है। चूंकि ये मामला दिल्ली सरकार के मंत्री का था और केजरीवाल के पाक दामन छवि का था, जो वो बनाया था कि मुझसे ईमानदार कोई है ही नहीं, तो ये मामला और भी संगीन हो गया था। आपको याद होगा केजरीवाल आया टीवी पर मुंह फाड़ करके बोला कि भाई मैं अरविंद केजरीवाल इस देश के जज के ऊपर हूं, देश के पुलिस कमिश्नर के ऊपर हूं, पुलिस के ठुल्ले के ऊपर हूं। माफी चाहूंगा, मैं ठुल्ला नहीं बोल रहा हूं, मेरे लिए तो मेहनती सिपाही है,
आदर का योग्य व्यक्ति है, क्योंकि सड़क पर धूप में वही खड़ा रहता है, बारिश में वही खड़ा रहता है, -डिग्री टेम्परेचर के ठिठुरती सर्दी में वो सिपाही खड़ा होता है। मेरे लिए वो दिल्ली पुलिस का सिपाही आदर का योग्य है, बहादुर जवान है, मेहनती है। आदरणीय प्रेमनंद जी को सादर प्रणाम। केजरीवाल के शब्दों में ठुल्ला है, केजरीवाल ने ये कहा है, मैं केजरीवाल के शब्दों को दोहरा रहा हूं। तो वो केजरीवाल कभी दिल्ली पुलिस का ठुल्ला बन जाता है, कभी दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बन जाता है, कभी एसआई बन जाता है, जज बन जाता है, और वो सारे काम करता हुआ वो बोला कि मैंने स्वयं जितेंद्र तोमर की डिग्री जांच की है, वो बिल्कुल ओरिजिनल है, शुद्ध है, और ये राजनीतिक बकवास है, राजनीतिक एनिमी है। चूंकि हम 70 में 67 सीट जीत गए हैं और सारे के सारे शुद्ध गंगाजल और कृष्णवर्णी गाय के दूध की धुले हुए लोगों को हमने राजनीति में लिया है, इस वजह से लोग परेशान करें। और मजे की बात है कि सारा दिल्ली का लोग ये बात मान गया कि केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे। लेकिन केस कोर्ट में लंबित था, कोर्ट का काम है अपना नोटिस भेजना। कोर्ट ने बोला कि भाई कौन से कॉलेज में पढ़े हो, स्कूल में कितनी बिल्डिंग थी, कितनी गेट थी, वो कुछ नहीं बोल सका। कोई कॉलेज गया होगा तब ना। फिर उस डिग्री को यूनिवर्सिटी में भेजा गया तो यूनिवर्सिटी बोला कि इस तरह की डिग्री तो मैं कभी दिया ही नहीं और ये टोटल फर्जी है। फिर पुलिस ने कहा कि भाई चल के हमको अपना कॉलेज दिखा दो जिस कमरे में आप पढ़ा करते थे। मैं पढ़ा हूं बलिया से लेकर के और दिल्ली तक, आप मेरे को लेकर के चलिए, मैं सारा कमरा अपने अध्यापकों का नाम बता दूंगा। बहुत सारे गुरुजन अब रहे नहीं और बहुत सारे अभी हैं, और मैं पांचों के प्रणाम भी करता हूं। मेरे गांव वाले भी बहुत लोग हैं और दिल्ली में भी हैं, तो मैं मेरे लिए तो सब है, बताऊंगा ये कमरे में पढ़ा करता था, इस बिल्डिंग में पढ़ा करता था, ये बिल्डिंग पहले इस रूप में थी, आज इस रूप में हो गई। मुझे ध्यान है, मैं देखता हूँ वो बिल्डिंग पहले छप्पर का होता था, अब वो ईंट का हो गया भी यहाँ पर। तो लोग कहेंगे ना कि हाँ भाई पहले खपड़ेल था, 80 के दशक में खपड़ेल था, अब ईंट बन गया। लेकिन चूंकि मैं कॉलेज में गया हूँ, मैं स्कूल में गया हूँ, इसलिए मुझको पता है। वो तो गया ही नहीं था, इसलिए उसको पता नहीं था। खैर अंत में जब टोटल फर्जी पाया गया, यूनिवर्सिटी से भी पाया गया और पुलिस के जांच में भी पाया गया, तब केजरीवाल को मजबूरी में, चूंकि वो जेले चला गया तो मंत्रिमंडल तो जेल से नहीं न चला था भाई, तो उसको मंत्रिमंडल से निकालना पड़ा। आपको ध्यान इस बात का मैं दिला रहा हूं कि केजरीवाल उसके साथ भी पूरा का पूरा खड़ा रहा, जैसे आज जैन के लिए खड़ा है। उसके बाद केजरीवाल का एक वो राशन वाला मंत्री, आप लोगों को पता है, राशन कार्ड बनाते हुए वीडियो जारी हुई थी। वीडियो के विश्लेषण मैं बहुत नहीं कहूंगा, संस्कारी आदमी हूं और मेरा चैनल बिल्कुल शुद्ध चैनल है, इस पर एक का सर्टिफिकेट नहीं है, पारिवारिक चैनल है और बड़े परिवार को आदमी लोग हैं। लेकिन इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने तो आपको पता है ना, राशन कार्ड मंत्री, राशन कार्ड का वो कांड वीडियो आपने देखा। अरविंद केजरीवाल वीडियो मार्केट में आने के बाद भी कह रहा था ये डॉक्टरेट वीडियो है, मुंह जितेंद्र जैन का लगाएगा, बाकी शरीर दूसरे का। जैसे लालू प्रसाद कह रहे थे कि ऊपर वाला तो मेरा आदमी का है, नीचे वाला दूसरे का है। तो वो कंतंत्र करता रहा, लेकिन बाद में उस मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि हाँ मैं बहक गया था, और ये वीडियो हम दोनों ने राय से शूट किया, ये देखने के लिए कैसा लग रहा है इस खेल में। तब जाकर के केजरीवाल को मंत्रिमंडल से उसको बर्खास्त करना पड़ा, उसके खुद की स्वीकारोक्ति के बाद। ध्यान रखिए, डॉक्टर जैन की तरह से ही उसको भी प्रोटेक्ट किया था। एक उसका और बड़ा बहादुर हुआ करता था जिसने अपने पति पर कुत्ता छोड़ दिया, वो स्वयं भी वकील था, कानून का जानकार था। खैर उसके वकालत के साथ और कई भी काम है जो चैनल पर नहीं कहा जा सकता, और भी बहुत सारे काम है उसके, वो बहुत घिनौना है, कहा नहीं जा सकता। केजरीवाल उसके लिए भी कह रहे थे कि बिल्कुल फर्जी बात है, कुत्ता छोड़ ही नहीं सकता, ये बड़े बढ़िया आदमी है, मैं इनको बहुत बढ़िया जानता हूं, ये अफवाह है। अंत में जब वो साबित हुआ, वो वीडियो उसके घर के आगे का उसके बीवी ने जारी कर दिया, कुत्ता छोड़ता हुआ, पत्नी को टॉर्चर करता हुआ, मारता हुआ, और भी कई काम। अब चूंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता तो केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी और तब जाकर के उसको हटाना पड़ा। यही बात केजरीवाल कैप्टन के मामले में बोला, यही बात, मतलब केजरीवाल ने हर उस आदमी का बचाव किया। वो दिल्ली को दहनाने वाला उसका निगम पार्षद, जब जब निगम पार्षद पर पुलिस ने दबिश दिया, उससे पूछताछ की, बोला कि ये भाजपा का चाल है, वो तो पुलिस का कोऑपरेशन कर रहे थे। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, मैं ये जो वीडियो बोल रहा हूँ ये मेरे फेसबुक पर और यूट्यूब पर परमानेंट रहेगा जब तक यूट्यूब इसको डिलीट ना कर दे, और वो करेगी तो मेरे पास भी स्टोर है, मेरे पास रहता है। मतलब ये वीडियो बयान आज के तारीख का रिजर्व हो गया है, जब चाहे देख सकते हैं, देखा जा सकता है।
उसी तरह से पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन के साथ साथ रिकॉर्डिंग तक जब जारी कर दिया कोर्ट में, तब केजरीवाल को एविडेंस को मानना पड़ा और तब जाकर के ताहिर को जेल जाने के बाद पार्टी से निकालना पड़ा। वही बात आज वो ये ओखला वाले सिरफिरा विधायक के लिए कर, मतलब केजरीवाल अगर दावे के साथ कह रहा है कि मेरा आदमी निर्दोष है, तो आप ये दावे के साथ मान लीजिए कि वो दोषी है। मैं ये एग्जाम्पल के लिए आपको बताया सारा एग्जाम्पल, और ये सत्य है कि कोई कल्पना नहीं, मैं अकेले नहीं कर रहा हूं। मतलब ये जैन जरूर बेईमान है, करप्ट है और मनी लॉन्ड्रिंग का इस पर केस है, बल्कि उसके आगे जो आप लोग नहीं जानते वो मैं बता रहा हूं। असल में जैन करप्ट नहीं है, जैन ने करप्शन केजरीवाल के लिए किया है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला वो केजरीवाल के यहाँ जाता है। केजरीवाल को पता है कि उसका छोर जाएगा तो मेरे यहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये जो मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है वो अलग बात है कि जैन की अनपढ़ बेकूफ बेटी ने उसका डायरेक्टरशिप संभाला है, लेकिन उसमें जो कमाई हुई है वो किसके खाते में गया है ये सबको पता है। इसके पहले अरविंद केजरीवाल के साढ़ू का नाली घोटाला जो ओपन हुआ तो उसने अपने साढ़ू के साथ क्या किया, वो बेचारे परलोक सिधार गए, वो एक जांच का विषय है, लेकिन सरकारी साठ गांठ से वो बचा हुआ है। वो एक दिन और खुलेगा, क्योंकि हमारी न्यायालय धीरे चलती जरूर है लेकिन बंद नहीं होती, वो अंत तक जाती है, फैसला पहुंचाती है। तो आप जानिए कि अगर केजरीवाल ने दावे के साथ कहा है कि डॉक्टर जैन निर्दोष है, तो ये आप दावे के साथ मानिए कि वो दोषी है। खैर, एक बात और कहा करके असली मुद्दे पर आता हूं मैं। तो मुद्दा ये है कि एक तरफ डॉक्टर जैन पर चार्जशीट हो जाने, अदालत में मामला लंबित होने और जांच की छोर उसके घर तक पहुंचने, सम्मन पर सम्मन देने के बाद भी डॉक्टर जैन का बचाव कर रहा है केजरीवाल। और वही केजरीवाल पंजाब में एक आदमी पर अपराध का इल्जाम साबित हुआ, भ्रष्टाचार का, ना सिर्फ वो मंत्रिमंडल से बर्खास्त हुआ बल्कि गिरफ्तार हुआ, उसमें कहीं कोई सफाई उस मंत्री को मौका नहीं दिया। उस मंत्री के पास सफाई देने का मौका था, उस मंत्री के पास ये जानने का मौका था, जानने का हक था, उस मंत्री के पास अपना बात न्यायालय में रखने का हक था, उस मंत्री के पास न्यायालय में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का मौका था। लेकिन केजरीवाल ने उसको ये भी मौका नहीं दिया, अपनी बात कोर्ट के माध्यम से दोषी साबित होने तक का भी इंतजार नहीं किया, उसको फोन करके गिरफ्तार करवाया और उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। ये दोहरा मापदंड क्यों? पंजाब में कुछ मापदंड और दिल्ली में कुछ मापदंड। क्या मेरी वो बात जो मैं केजरीवाल के बारे में कहता हूँ आप सबको पता होगा? आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी तो मेरा को अपना आशीर्वाद हमेशा देते हैं, इनको याद भी होगा। मैं ये कहता हूं कि भाई केजरीवाल पंजाब में इतना न ज्यादा मान को अपमान करा देगा कि पंजाब और दिल्ली की जनता कहने लगे कि भाई ये इस नशेड़ी के बस की बात नहीं है, केजरीवाल जी गद्दी संभाले। अब ये उन्हीं के बस का बात रहा और केजरीवाल की पूर्ण राज वाली मंशा है, क्योंकि वो अपने आतंकी मित्रों से ये कमिट किया हुआ है कि मैं अरविंद केजरीवाल या तो खालिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा या खालिस्तानी राष्ट्र का पहला राष्ट्रपति बनूंगा, खालिस्तान का झंडा मेरे यहाँ से बुलंद किया जाएगा। ये कह चुका है, वीडियो में मैं नहीं कर रहा, उसका अपना राजदार कुमार विश्वास ने कहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं। अगर ये झूठा है तो कुमार विश्वास दोषी है, सच्चा है तो कुमार विश्वास को श्रेय। मैं तो सिर्फ कुमार विश्वास की बात को आपके सामने रख दिया। तो क्या ये मान को अपमान करने की जो सिलसिला केजरीवाल ने साजिशतन चालू किया, ये उसका परिणाम है कि उसके मंत्री को कोर्ट के समन आने के बाद भी निर्दोष साबित का वीडियो बयान दे रहा है, उसके पद्मश्री का मांग कर रहा है और पंजाब के मंत्री पर अब इल्जाम लगा, साबित होगा कोर्ट में, बात का मामला है, होगा कि निर्दोष साबित होगा, उसको न सिर्फ पार्टी से निकाला बल्कि गिरफ्तार करवा के जेल भेज दिया। ये दोहरा मापदंड क्यों? राजनीति की आर भी जो लोगों को पता होगा वो इस बात को समझ जाएंगे कि इसका खेल क्या है। खैर, केजरीवाल को जितना कहा जाए कम है, क्योंकि राजनीति में अब इतना ज्यादा मैं क्या कहूँ, क्षमा चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने वोट दिया है, तो मतदाताओं का अपमान मैं नहीं कर सकता। मतदाताओं को सिर झुका करके इस मामले को यह बयान देते आते हैं नीतीश कुमार। आज समाचार चैनल में आपको सुनाने को मिला होगा कि
बिहार सरकार जातिगत जनगणना कराने के लिए मसौदा तैयार कर रही है। ये सदन में प्रस्ताव आएगा और वो पास भी हो जाएगा, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों का इसमें सहमति है। लालू पुत्र पहले इस बात की मांग कर चुके हैं, नीतीश कुमार भी इसकी मांग कर चुके हैं, और जब पक्ष विपक्ष दोनों ही मांग कर ले तो उसमें किसी तरह का कोई विलंब मुझे उम्मीद नहीं लग रहा है। हाँ अमित जी नमस्कार भाई। तो सवाल है कि केजरीवाल की तरह ही नीतीश कुमार को भी समझना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है। नीतीश कुमार एक ऐसी शख्सियत है जिनके हाथ का शुद्ध खीर खाने के बाद भी आदमी की जान जा सकती है, और जहर पीने से आदमी अमर हो सकता है। ये नीतीश कुमार की खासियत है। नीतीश कुमार एक ऐसे आदमी है, उनको लालू जी के बेटे ने पलटू राम कहा था, वो गलत नहीं कहा था। कब कहां किधर गुलाटी मारेंगे नीतीश कुमार को खुद ही पता नहीं। आज के प्रस्ताव से कुछ दिन पहले की चर्चा करते हैं नीतीश कुमार का राष्ट्रपति वाले बयान का अपने खासम खास पत्रकारों और नेताओं द्वारा हवा दिलवाने का। नीतीश कुमार ने अपने खासम खास पत्रकारों से एक बयान चलवाया कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव केंद्र से आया हुआ है, मोदी जी ने उनको राष्ट्रपति बनाने का योजना बनाया हुआ है, वगैरह वगैरह। ये सारी योजनाएं का रफू करने का कार्यक्रम नीतीश कुमार ने अपने लोगों के द्वारा प्लान करवाया, ताकि बिहार में जो उसकी अस्थिर सरकार है, डबाडोल हो चुकी सरकार है, कानून व्यवस्था पर कहीं कोई पकड़ नहीं है, क्योंकि जो मंत्रालय भाजपा के पास है, नीतीश कुमार के लोग उसमें अस्थिर करने, बदनाम करने और उसका उजागर करने पर तुले हुए हैं, और जो मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है उसकी बेलगाम व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी कभी चुप्पी कभी दंग जैसा कार्यक्रम कर रही है। यहाँ तक कि ये पहली बार देखने को मिला कि विधानसभा अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से ये बयान कर रहा है कि इस अपराधी के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो मैं सिर्फ विधानसभा में इस प्रश्न को उठवाने की इजाजत दूंगा, बल्कि मैं नीतीश कुमार को भी बुला करके कहूंगा। मतलब सदन का कस्टोडियन विधानसभा का अध्यक्ष होता है, सदन का मालिक होता है, उसी के निर्देश पर सदन चलता है। कौन बोलेगा, कौन कितना बोलेगा, किसकी जवाब ली जाएगी, किसकी बयान नोट की जाएगी, ये सब विधानसभा का अध्यक्ष तय करता है। उतनी बड़ी शख्सियत, संवैधानिक सीट पर बैठा हुआ आदमी अगर अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा हो, अपराधियों के साथ साठ गांठ का मुख्यमंत्री पर इल्जाम लगा रहा हो, ये भी पहली बार मौका मिला है देखने को। इन सब चीजों को देखते हुए ये लग रहा था कि नीतीश कुमार की और ज्यादा भाजपा से बनेगी नहीं, या भाजपा नीतीश कुमार को और ज्यादा चलने नहीं देगा। जो बात आप समझे, नीतीश कुमार ने लालू जी के घर जाकर के शास्त्रांत हुए, उनके श्री चरणों पर अपना शीश झुकाया और बोला कि भाई साहब माफ करिए, और अब हमारा आप ही किसान बनेगा, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई ये अपने गांव में कहा गया है। आप भी चोर, मैं भी चोर, आपने चारा खाया और हमने रेल की पटरियां उखाड़ा है, दोनों ही लोगों के ऊपर केस लंबित है। चूंकि हमारे यहाँ राजनीतिक आंकड़ों की मंशा देखते हुए राजनीति में सक्रिय लोगों पर पुलिस अपना जांच करती है, ये मैं एक दिन पहले ही कह चुका हूँ। इस वजह से ये कहा नहीं जा सकता कि कब गिरफ्तारी हो जाए तो हम दोनों लोग एक हो जाए तो जांच बंद हो सकती है। इसी वजह से इफ्तिखार में नीतीश कुमार गए, नीतीश के इफ्तिखार में लालू जी के बेटा आए, वो तो बल्कि राबड़ू भी समेत सारे लोग आए। ये सब चीजों को मैसेज भिजवाया गया। अब जा करके एक और कार्यक्रम आया। कार्यक्रम ये आया कि नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यू से आरसीपी सिंह, वरिष्ठतम आईएएस अफसर, मतलब आरसीपी सिंह कोई किसी के अनुकंपा के मोहताज नहीं है। आरसीपी सिंह एक वरिष्ठ आईएएस अफसर है, नीतीश कुमार के बड़े खासम खास थे और नीतीश कुमार के अपने गुट के माने जाते थे, बड़े भरोसेमंद और विश्वास पात्र थे। नीतीश कुमार के कहने पर नरेंद्र मोदी ने जदयू कोटे से आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया। चूंकि जदयू कोटे से होने के साथ साथ वो एक वरिष्ठतम आईएएस अफसर है, उनको कैबिनेट मंत्री दी गई। कैबिनेट मंत्रालय मिलने के बाद आरसीपी सिंह जब नरेंद्र मोदी के साथ काम किए तो उनको नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका का ज्ञान हुआ।
नीतीश कुमार को ये उम्मीद होगी कि आरसीपी सिंह भारत सरकार के मंत्रिमंडल के रूप में वो सारा काम करेंगे जो कुशवाहा मेरे लिए करता था। नरेंद्र मोदी के अपने काम करने के तरीके और काम में पारदर्शिता के वजह से आरसीपी सिंह मजबूर थे, कुछ था ही नहीं तो करेंगे क्या। आप किसी रूम में जाएंगे, चोरी का कोई सामान ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, खाली हाथ जाना है। और चोर जो आपको भेजा है वो आपको पीटे, मारे, डांटे, आपको निकम्मा साबित करे, वो तो उसकी गलती है, आपका तो है नहीं। आपने तो कमरे में भरपूर तलाशी ली थी कि चोरी की जाए, बट कुछ मिला ही नहीं, तो आप क्या करेंगे। ये एक सोचने और समझने वाली बात है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के आकांक्षाओं पर खड़ा न उतरने की वजह से नीतीश कुमार उनसे नाराज हो गए। नाराजगी का लेवल इतना ज्यादा हुआ कि उनके राज्यसभा के टेन्योर खत्म होने के बाद अगले बार उनको टिकट ही नहीं दिया। अब स्थिति देखिए, संवैधानिक संकट आ गया है आरसीपी सिंह के सामने। आरसीपी सिंह अभी भारत सरकार में मंत्री हैं। 6 महीना के अंदर उनको संसद का सदस्य बन जाना है, चाहे वो उच्च सदन का बने या लोकसभा का बने। लोकसभा में कोई सीट खाली नहीं है और राज्यसभा की अगली जो चुनाव होगा वो द्विवार्षिक होता है, मतलब 2 वर्ष बाद होगा बिहार से। इस वर्ष वाला का सीट उन्होंने सारा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार पहले घोषित कर दिया है। अब नामित सदस्य के रूप में एकमात्र मौका है जो नामित सदस्य बना सकते हैं मोदी जी। उनके पास 2 लोगों को नामित करने का अधिकार है, लेकिन नामित सदस्यों का सीट भी पहले से पूरा भरा पड़ा है। आपको ध्यान हो कि कांग्रेस मणिशंकर अय्यर को नामित सदस्य के रूप में बना करके मंत्रिमंडल में रखती थी, क्योंकि राज्यसभा में उनको कोई राज्य लेने को तैयार नहीं था और लोकसभा में लड़ने की उनकी औकात नहीं थी। मंत्री नहीं बनेंगे तो वो कुछ न कुछ खड़बड़ाहट करते रहते हैं। सोनिया गांधी को इस बात की जानकारी थी और सोनिया के स्वर्गीय पति के मित्र भी थे और भी कई तरह की राजू सब जानते हैं। सोनिया को इस बात की जानकारी है क्योंकि मणिशंकर भाई आई सफर थे तो उनको नामित सदस्य बनाना पड़ता था। ऐसी मजबूरी नरेंद्र मोदी के पास नहीं है कि वो नामित सदस्य बनाए, क्योंकि आरसीपी सिंह आईएएस के रूप में अगर कोई सीक्रेसी रखे होंगे तो नीतीश कुमार का रखे होंगे। गुजरात में तो गए नहीं और केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जब से थे आरसीपी सिंह केंद्र में आए नहीं। सारी स्थिति को देख करके नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने एक असमंजस वाली स्थिति खड़ा कर दिया है। या तो वो अपने मंत्रिमंडल में सरोजी को कहीं से चुनवा जितवा कर लाए तो ये जो समझौता धर्म है उस पर असर पड़ेगा, और अगर नहीं हटाओगे तो 6 महीने के भीतर मंत्रिमंडल से उनका पता साफ हो जाएगा। ये भी आ सकता है। ये अपने कोटे से कहीं से बना देगी राज्यसभा। नहीं बीपी भाई, राज्यसभा का तो बहुत सी सीट खाली है, कहीं से भी नरेंद्र मोदी बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो आप बहुत सारे राज्यों में ऐसी स्थिति है को बना सकता है, लेकिन उससे क्या होगा कि तकनीकी प्रॉब्लम आएगी। आरसीपी सिंह को जनता दल यूनाइटेड से त्याग पत्र देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा वो जो भारी मंत्री था ना गीते, महाराष्ट्र वाला जो शिवसेना का बड़ा खास था, उसकी उपयोगिता को नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करना चाहते थे, शिवसेना उसको भेजना नहीं चाहती थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऑफर दिया कि भाई आप हमारे पार्टी में शामिल हो, क्योंकि जब तक भाजपा के सदस्यता नहीं करेंगे भाजपा के कोटे से राज्यसभा में नहीं जा सकते। वो अभी जनता दल यूनाइटेड कोटे से है, तो या तो आरसीपी सिंह जनता दल से रिजाइन करें। नीतीश कुमार तो यही चाहता है कि वो लोगों को बताए कि हमारे नेता को रिजाइन करा के पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, समझौता धर्म का पालन नहीं कर रहे नीतीश कुमार ने बड़ा शानदार खेल खेला है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी चारों का निश्चित करेंगे। इन सब बढ़ती हुई परिस्थितियों में एक बात और ज्ञान हुआ कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जनता दल यूनाइटेड का इतिहास रहा है कि जो सशक्त नेता रहा है उसका नेक्स्ट बेंच वाला है आदमी उसको अपदस्थ करके सत्ता हासिल किया है। जिस तरह से मुगलिया शासन में होता था, औरंगजेब ने अपने बाप को कैद करके सत्ता लिया। सत्ता के दावेदारों अपने 4 भाइयों में से 3 को हत्या करवा दी, एक वो स्वयं था। तो वो जो ये औरंगजेब के ही औलाद हैं सारे के सारे, औरंगजेब को मानने वाले लोग हैं, तो औरंगजेब वाली बुद्धि तो होगी। आदरणीय प्रेम दे दीजिए मार्गदर्शन। आपने लिखा है कि राजनीतिक विश्लेषण में गहरी पकड़ एवं बेबाक प्रस्तुति आपका आशीर्वाद बना रहे, वरना मैं तो बिल्कुल मिट्टी का बात हूँ। आप लोगों ने तलाश करके कुछ बनाया है, ये आपका बड़कपन है और आपकी देखने की नजरिया है। आप वो माँ के तरह से है जिसको बेटा दुबला और बुद्धिमान दिखता है। तो आप जो दयालु लोग हैं, आदर करने वाले लोग हैं, जो प्रेम करते हैं, वो आपके प्रेम में है कि इससे भाई इतना है नहीं, लेकिन आपका साधुवाद आपको बहुत बहुत प्रणाम। तो नीतीश कुमार की स्थिति इस स्थिति में आ गई है।
खैर, अंदर की खबर ये थी कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और जिस तरह से ऑस्कर फर्नांडिस के साथ नीतीश कुमार ने किया था, नीतीश कुमार के साथ अगले बैच वाले लोग यही कर रहे हैं। शायद नीतीश कुमार अगला ऑस्कर फर्नांडिस बनने जा रहे हैं और नीतीश कुमार के पार्टी पर नेक्स्ट बैच वाले का कब्जा है। ललन सिंह के बयानों से तो ये प्रतीत भी हो रहा है और आरसीपीएन सिंह वरिष्ठ आईएएस अफसर रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं और राजनीतिक अनुभव बेशक उनके पास नहीं हो, लेकिन पार्टी पर पकड़ उनका नीतीश कुमार से मजबूत नहीं है तो कमजोर भी नहीं है। तो कहीं ये बात ना हो कि जिस तरह से नीतीश ने ऑस्कर फर्नांडिस का खेल बजा दिया, उसी तरह से अब नीतीश कुमार का नाम बैंड बजने वाला हो। इसी वजह से वो ये पैंतराबाजी कर रहे हैं और जातीय आधार पर जनगणना का संगूफा छोड़े हैं, ताकि अगर इस बात पर उनकी सरकार गिरती है तो वो दुनिया भर में, देश भर में प्रचार करेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार छोटे जातियों का विरोधी है। और वोट बैंक की राजनीति तो आपको पता ही, क्योंकि जातीय आधार पर इतनी ज्यादा हमारी राजनीतिक जकड़ी है जिसे नीतीश कुमार के और नरेंद्र मोदी दोनों ही अछूते नहीं है। सबके सब जाति के अंदर बधे हुए हैं और जातीय राजनीति के गुलाम हो गए। तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए नीतीश कुमार ने ये गेम खेला है कि वो जातीय आधार पर जनगणना करें और जनगणना करके ये बताए कि जनगणना में क्या हासिल होता है। मुझे लग रहा है कि जनगणना से स्वर्ण समाज का फायदा ही होने वाला है, क्योंकि जब हम स्वर्ण समाज के लोगों की असली संख्या पता चलेगी तो इन लोगों को पता चलेगा कि भाई इतनी भारी संख्या वाले को हम लॉलीपॉप नहीं सिर्फ दुत्कार दे रहे हैं, अब जाकर अगर नहीं करेंगे तो ये ऐसा ना हो कि ये वो लोग विध्वंसक का काम कर दें। तो हो सकता है स्वर्ण समाज का भला हो, और अगर भला नहीं होगा तब इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा। जिस तरह से हमारी राजनीतिक हैसियत और स्थिति हो गई है, अब इससे ज्यादा और नुकसान क्या होगा। तो हमारे लिए कहीं कोई नुकसान नहीं है। अगर इससे कोई नुकसान है तो वो जातीय आधार पर राजनीति करने वाले क्षत्रों के हैं, और मैं समझ रहा हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान लालू और मुलायम को होगा, क्योंकि पिछड़ी जात के राजनीति पर पूरे एसटी के वोट बैंक पर कब्जा किए हैं और आप हैं सबसे कम संख्या में, तो आपका वर्चस्व टूटेगा। जो लोग इसकी ज्यादा मांग कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होगा। और ये राजनीति में होता है, जो मुद्दे को उठाता है मुद्दे से बेनिफिट वो नहीं पाता। 72 से लेकर के अब तक देख लीजिए हमको क्या कहना है, आप सबके सब समझदार हैं। मित्रों, अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि राजनीति क्या जातियों में बांटने के आधार पर होनी चाहिए, देश को विकास के तरफ ले जाने पर होनी चाहिए, बेमतलब के उलझनों में राजनीति होनी चाहिए, या देश के प्रत्येक नागरिक के भले के लिए राजनीति होनी चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं कि मेरे प्रश्नों का जवाब में हाँ है, तो मैं सही हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि जाति आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर आदमी के विकास की राजनीति होनी चाहिए, हर आदमी को समान अवसर देने की राजनीति होनी चाहिए, हर आदमी को उसके योग्यता के हिसाब से काम देने की राजनीति होनी चाहिए, और हर आदमी को जो जिस हैसियत से डिजर्व करता हो उसको उतना देने की बात होनी चाहिए। ना हिंदू राष्ट्र का खालिस्तान, अखंड रहे हिंदुस्तान। इन संविधान मैं राकेश परमार आप सबको साधुवाद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलने से पहले आपको एक बात जान लो कि राजनीतिक लोगों की जय होनी चाहिए, और राजनीतिक लोगों की उन बात का